गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सनराइज एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम इंग्लिश में क्लास 11th के लिए पार्ट 14 में डिटरमाइनर्स पढ़ेंगे। और डिटरमाइनर्स में पिछले वीडियो के अंदर हम पढ़ रहे थे द के यूजेस, क्योंकि हम डिटरमाइनर्स कर रहे हैं, ठीक है। और डिटरमाइनर्स के टोटल टाइप मैंने आपको बताए थे। टोटल टाइप है 9, ठीक है। ये मैंने क्लियर कर दिए थे उस दिन कि 9 टाइप है टोटल। पहला डेफिनाइट आर्टिकल, इंडेफिनाइट आर्टिकल, डेमोन्स्ट्रेटिव, पॉजेसिव डिटरमाइनर्स, क्वांटिफायर्स, नंबर्स, डिस्ट्रीब्यूटिव्स, डिफरेंस वर्ड्स एंड प्री डिटरमाइनर्स। तो हम इनके अलग अलग प्रकारों को पढ़ रहे हैं। तो पहला हम पढ़ रहे हैं डिटरमाइनर्स द, ठीक है। तो द के यूजेस अब थोड़े और बचे हुए हैं, वो देखते हैं। और द क्या है? आर्टिकल है। और कैसा आर्टिकल है? डेफिनाइट आर्टिकल। दो व्यक्तियों का नाम एक जैसा हो तो एक को डिफरेंट बताने के लिए आप द का प्रयोग कर सकते हो। कैसे? देखिए, देयर आर 2 मोहन इन द क्लास। मान लो मोहन, एक ही क्लास में 2 मोहन पढ़ रहे हैं, ठीक है। और आपको एक मोहन ज़्यादा पसंद है, तो आप क्या कहोगे? बट आई लाइक द मोहन हु इज़ अपसेंट। जो मोहन अपसेंट है उसको मैं पसंद करता हूँ। तो जब एक ही जैसे 2 नाम हैं और आपको दूसरे नाम को डिफरेंट बताकर उसका कोई सेंटेंस बताना है, तो आप उसके आगे द का प्रयोग कर सकते हो। समझ में आया? 2 व्यक्तियों का नाम एक जैसा हो तो एक को डिफरेंट बताने के लिए आप द का प्रयोग कर सकते हो। बाकी नाम के आगे द का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। केवल कुछ परिस्थितियों में होता है। जैसे ये परिस्थिति बन गई कि 2 नाम एक जैसे हो और एक को डिफरेंट बताना है। द प्लस प्लूरल सरनेम। जैसे किसी का सरनेम है गुप्ता, राजपूत, भाटी, शर्मा, ठीक है। ये सरनेम होते हैं। जाति ज़्यादातर सरनेम को इंडिकेट करती है। राजपूत, माली, चौधरी, ठीक है। शर्मा, ये वर्मा, पांडे, तो प्लूरल सरनेम को इंडिकेट करती है। तो द आएगा। द ठाकुर, द गुप्तास, द राजपूत्स, ठीक है, द चौधरीस, द जाट्स। उनके पीछे एस लगेगा। क्या लगेगा? एस। मतलब उसका पूरा परिवार। अब मैं जैसे कह देता हूँ द ठाकुर, तो इसका मतलब क्या है? ठाकुरों की पूरी फैमिली उसके अंदर आ गई। ठाकुर का मतलब ठाकुर फैमिली में जितने भी सदस्य है वो सब ठाकुर हो गए। क्या हो गए? ठाकुर। अब गुप्ता फैमिली है कोई, तो आप कहते हो द गुप्तास, ठीक है। आर ऑनेस्ट। इसका मतलब है गुप्ता फैमिली के प्रत्येक सदस्य ऑनेस्ट है, ठीक है। देशों का नाम विशेषित होने पर, अगर वैसे किसी देश के आगे पर्टिकुलर द का प्रयोग नहीं होता है, जैसे द इंडिया कभी नहीं कहते, ठीक है, द पाकिस्तान कभी नहीं कहते, द ऑस्ट्रेलिया कभी नहीं कहते, लेकिन अगर उसको विशेषित कर दिया जाए, मतलब घटना से जोड़ दिया जाए, जैसे सन से जोड़ दिया, द इंडिया ऑफ 1947, इसका मतलब है 1947 का भारत। द पाक ऑफ 2010, 2010 का पाकिस्तान। द यूएसए ऑफ 2020। अगर आप किसी भी देश को सन से जोड़कर, घटना से जोड़कर इंडिकेट कर रहे हो, ठीक है, तो आप द का इस्तेमाल कर सकते हो। वरना पर्टिकुलर सेंस में सामान्यतः द का प्रयोग देशों के आगे नहीं होता है, कंट्री के आगे नहीं होता है। डेट से पहले कोई भी डेट आती है तो उससे पहले भी द का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे द 14th ऑफ नवंबर, इसका मतलब है नवंबर की 14 तारीख, ठीक है। द 15th ऑफ दिसंबर 2010। कोई भी तारीख बताने के लिए आप जब तारीख का के जो दिन लेते हैं, जैसे 14 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख, तो आप उसके आगे द लगा सकते हो, ठीक है। पीछे TH लगेगा। जैसे द 1st ऑफ नवंबर, इसका मतलब क्या है कि नवंबर की पहली तारीख। द 2nd ऑफ नवंबर, इसका मतलब नवंबर की दूसरी तारीख। 3rd ऑफ नवंबर या नवंबर की तीसरी तारीख। इसमें ज़्यादातर ऑर्डिनल नंबर आएंगे, ठीक है, कार्डिनल नंबर नहीं आते। कार्डिनल नंबर बोलते हैं 1 2 3 4, ऑर्डिनल नंबर बोलते हैं 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, ठीक है। प्रॉपर नाउन से पहले एडजेक्टिव होने पर, अगर प्रॉपर नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए, ठीक है, तो आप जो है द का प्रयोग कर सकते हो। जैसे अकबर है, और मैंने आपको बताया नाम से पहले द का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन कई बार नाम डबल होने पर द का प्रयोग लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे डबल नाम था तो एक को अलग बताने के लिए द लगा। यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर नाम के आगे कोई एडजेक्टिव हो तो आप द लगा सकते हो। जैसे अकबर कहना है खाली, तो द अकबर गलत होगा।
द सोलोमन गलत होगा, द महाराणा प्रताप गलत होगा, लेकिन अगर आप उसके आगे एडजेक्टिव लगा देते हो तो द लगा सकते हो। जैसे द ग्रेट अकबर, द वाइज सोलोमन, द वाइज चंद्रगुप्त मौर्य, द ग्रेट महाराणा प्रताप, यानी ये एडजेक्टिव लगाने जरूरी। एडजेक्टिव लग जाते हैं नाउन के आगे, किसी नाम के आगे, तो आप उसके आगे द लगा सकते हो। ठीक है, नाउन से पहले एडजेक्टिव होने पर, अगर नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव है, ठीक है, यहाँ तो था कोई किसी प्रॉपर नाउन के आगे, जैसे ये प्रॉपर नाउन कौन है, अकबर और सोलोमन प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब दूसरा वाला ये कह रहा है कि खाली अगर कोई नाउन हो, अब नाउन भी कई तरह की होती है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन। तो ये कह रहा है कि अगर खाली कोई नाउन आ जाए, कोई कॉमन नाउन आ जाए, ठीक है, और उसके साथ एडजेक्टिव आ जाए, और वो एडजेक्टिव और नाउन मिलकर किसी एक शब्द को बताए, किसी एक नाम को बताए, तो आप द लगा सकते हो। जैसे द अरबियन गल्फ, इसका मतलब क्या है, अरब सागर का खाड़ी। द हाई स्ट्रीट, ये कोई गली है जो हाई है, ऊंचे इलाके में, द हाई स्ट्रीट। ठीक है, तो आप जो है किसी नाउन से आगे एडजेक्टिव लगाने पर उसे बता सकते हो। जैसे कई स्कूलों का नाम होता है सनशाइन स्कूल, तो आप जो है द स्कूल की जगह आगे द लगा सकते हो, द सनशाइन स्कूल। ठीक है, तो इसको समझने का तरीका यही है कि प्रॉपर नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव हो तो आप द लगा सकते हो, और खाली अगर कॉमन नाउन है और उसके साथ एडजेक्टिव भी है और वो एक ही शब्द का निर्माण कर रहा है, किसी एक जगह के बारे में बता रहा है, तो आप द लगा सकते हो। जैसे अरेबियन गल्फ, ये एक ही जगह का नाम बता रहा है, कोई नाम बता रहा है। हाई स्ट्रीट, ये भी कोई नाम बता रहा है। मैं कहता हूँ द सनशाइन स्कूल, तो ये भी नाम बता रहा है एडजेक्टिव के साथ में। ब्लैक बोर्ड, ठीक है, तो ये भी क्या कर रहा है, बोर्ड की विशेषता बता रहा है, ब्लैक। अब ब्लैक को डिटरमाइन कौन कर रहा है, द। ठीक है, तो एडजेक्टिव और नाउन मिलके कोई एक नाम बताए। जैसे ब्लैक बोर्ड में एक बोर्ड ही होता है, बोर्ड का नाम ब्लैक बोर्ड है, ग्रीन बोर्ड, तो आप द लगा सकते हो। आगे देखिए, इनडेफिनाइट आर्टिकल। इनडेफिनाइट आर्टिकल ये दूसरा है, डिटरमाइनर। पहला डिटरमाइनर था डेफिनाइट आर्टिकल, जिसमें हमने द पढ़ा। अब इनडेफिनाइट आर्टिकल के अंदर हम ए और एन पढ़ेंगे। आप बचपन से ही ए और एन को तो पढ़ते आ ही रहे हो, जहाँ चीज़ एक हो वहाँ ए और एन का प्रयोग होता है। ठीक है, वोवल साउंड के आगे एन का प्रयोग होता है, कॉन्सोनेंट साउंड के आगे ए का प्रयोग होता है। लेकिन आज हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे इसको। ए वो एन एडजेक्टिव वन का कमजोर रूप है। वन जो है एडजेक्टिव है, अब इसका कमजोर रूप ए और एन है, शॉर्ट फॉर्म है। वन की शॉर्ट फॉर्म क्या है, ए और एन। ठीक है, द एडजेक्टिव दिस और दैट का कमजोर रूप है, और द जो अभी आपने आर्टिकल पढ़ा था वो दिस और दैट का कमजोर रूप है। हम दिस और दैट न बोल के ज़्यादातर कई बार सेंटेंस में द बोलते हैं, क्या बोलते हैं, द, लेकिन एक्चुअल में वो दिस और दैट के लिए होता है। ठीक है, तो दिस और दैट का कमजोर रूप है द, और वन का कमजोर रूप है ए और एन, क्योंकि ये एक को बताते हैं। कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग नाउन से पहले द का प्रयोग हो तो उसे द पढ़ा जाता है, जबकि वोवल स्टार्टिंग नाउन से पहले द का प्रयोग हो तो उसे दी पढ़ा जाता है। ये देखो, आपकी 3-4 साल पहले की जो समस्या है वो आज हल हो जाएगी। आप यही सोचते होंगे कि सर अंग्रेजी पढ़ते समय हम कई बार द बोलते हैं, कई बार दी बोलते हैं, ऐसा क्यों? तो इसका जवाब ये है कि अगर कोई वर्ड जो है कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है तो आप उसे द बोलोगे, जैसे द कैट, द डॉग, ठीक है, द डोर, द विंडो। और अगर कोई ववल से शुरू होता है तो दी बोलना पड़ेगा, दी एलिफेंट, दी एरोप्लेन, ठीक है, दी आइसक्रीम। तो आपको ये ध्यान पड़ गया कि जो ववल से शुरू हो तो दी, और जो कॉन्सोनेंट से शुरू होता है वो द। ये द और दी में ये फर्क है। ठीक है, ये आप थोड़ा ध्यान रखना, ववल से शुरू होने पर दी और कॉन्सोनेंट से द। अब ए का यूज कहाँ होता है वो देख लो। ए का यूज आपको पता ही, एक चीज जो तब होगा यदि कोई चीज काउंटेबल नाउन हो, गिनती में एक हो, उसका फर्स्ट साउंड कॉन्सोनेंट हो या फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो, तो उसके आगे ए का प्रयोग होता है। इसको मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। ए का प्रयोग कब होगा? ए का प्रयोग जो है वो चीज एक होनी चाहिए, उसे गिन सके, चीज को हम गिन सके, वो एक होनी चाहिए।
और उसका साउंड जो है कॉन्सोनेंट निकलना चाहिए। आगे से जब स्टार्टिंग साउंड है वो कॉन्सोनेंट निकलना चाहिए, ववल नहीं निकलना चाहिए। आगे का लेटर भले ववल हो सकता है। जैसे देखो कैट में सी क्या है, कॉन्सोनेंट है, क्या है, कॉन्सोनेंट। और यूरोपियन में ई क्या है, ववल है। यूनिट में यू क्या है, ववल है। एफ क्या है, कॉन्सोनेंट है। वर्ड लेटर भले कोई हो, लेटर कॉन्सोनेंट हो सकता है और ववल हो सकता है, कॉन्सोनेंट भी हो सकता है और ववल भी हो सकता है, लेटर कॉन्सोनेंट भी हो सकता है, ववल भी हो सकता है, परंतु साउंड कैसा निकलना चाहिए, कॉन्सोनेंट निकलना चाहिए। ए कैट, ए फैन, ए यूरोपियन, एन यूनिट, ए यूनियन। आपको सर कॉन्सोनेंट साउंड क्या, हिंदी में अ आ ई उ ए आई ओ औ अंग अह, यहाँ तक जो शब्द है वो सारे ववल है, क्या है, स्वर है, क्या है, स्वर। तो इनको स्वर कहा जाता है। क से लगाकर ग तक क ख ग ङ च छ ज ण त थ द ण ट ठ ड ण य र ल व छत्र ज्ञ, क से ज्ञ तक जो है वो व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है। तो आप हिंदी में देख लो, ए कैट, तो कैट में क्या है, क है और क क्या है, कॉन्सोनेंट है। क से ज्ञ तक कॉन्सोनेंट है, अ से अंग तक क्या है, ववल है। ये याद रखना है। अंग्रेजी में ववल साउंड टोटल 20 है और कॉन्सोनेंट साउंड टोटल 24 है। और टोटल इंग्लिश साउंड को अगर काउंट किया जाए तो 44 साउंड है और लेटर अंग्रेजी में 26 है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि आगे लेटर भले कोई हो, साउंड कॉन्सोनेंट निकलना चाहिए। छोटी क्लासों में आपको क्या पढ़ाया ये मुझे पता नहीं है, गलत भी पढ़ाया होगा, सही भी पढ़ाया होगा, लेकिन राइट इंग्लिश ये है कि ए का प्रयोग तभी होगा जब साउंड कॉन्सोनेंट निकलेगा। आगे लेटर भले कॉन्सोनेंट हो सकता है और लेटर ववल हो सकता है, जैसे यहाँ ववल है फिर भी ए आया, ठीक है, और ये सी और एफ कॉन्सोनेंट है फिर भी क्या आया है, ए आया है। तो ये आपको ध्यान नहीं देगा लेटर क्या है, ठीक है। तो देखो ए कैट, ए फैन, यूरोपियन। अब आप सोचो कि यहाँ ए क्यों आया, तो उसका कारण है बेटा ये कॉन्सोनेंट है, ई होने पर भी ये कॉन्सोनेंट है। क्यों, इसको लिखते समय हम लोग बोलते हैं यूरोपियन, और यूरोपियन में य आ गया, और य क्या है, क से ग तक कॉन्सोनेंट होते हैं। हिंदी के वो लेटर को याद कर लो, आपको इंग्लिश का ए और एन समझ में आ जाएगा कि क से ग तक आए तो हमें ए लगाना है और अ से अंग तक आए तो हमें एन लगाना है, ठीक है। ए यूनिट, इसमें भी देखो य है, हालांकि यू ववल है लेकिन ये स्वर कैसा निकल रहा है, कॉन्सोनेंट का निकल रहा है। समझ में आया, ववल होने पर भी, अगर लेटर ववल होने पर भी स्वर अगर कॉन्सोनेंट निकले तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, उसको हम पढ़ेंगे ए से पढ़ेंगे, ए यूनिट, ठीक है। अब एन का यूज देख लो। एन का थोड़ा सा अलग है कि किसी भी वर्ड जो काउंटेबल नाउन हो और संख्या में एक हो, जिसका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट या ववल कुछ भी हो परंतु स्टार्टिंग साउंड ववल हो, तो उसके आगे एन का प्रयोग होगा। ठीक उल्टा, इसमें क्या शर्त थी कि लेटर भले कॉन्सोनेंट हो, ववल हो, लेकिन साउंड कॉन्सोनेंट निकलना चाहिए। और इसकी शर्त है एन की कि लेटर भले कॉन्सोनेंट हो, ववल हो, लेकिन साउंड ववल निकलना चाहिए। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, ए और एन दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। इसमें साउंड ववल निकलना चाहिए, इसमें साउंड कॉन्सोनेंट निकलना चाहिए, ठीक है। यानी कौन सा ववल साउंड कहाँ से निकलना, अ से अंग तक, अ आ ई उ ए आई ओ औ अंग अह, इनमें से कोई भी निकल जाए स्वर, ववल साउंड निकल जाए, ठीक है, तो आप एन का प्रयोग करोगे। क्या करोगे, एन का, ठीक है। और दोनों में कॉमन चीज एक ही है, ए और एन में, और वो कॉमन चीज है दोनों का प्रयोग एक के लिए होता है। किसके लिए होता है, एक के लिए। जैसे एन एलिफेंट, एन आइसक्रीम, एन MLA, ठीक है। एलिफेंट में देखो ए निकला तो ए ववल है, आइसक्रीम में आ निकला, आ ववल है, MLA में एम तो ए निकल गया साउंड, तो ये ववल है, ठीक है। एन आवर, एन MLA, एन एक्समस ट्री, एन HMT वॉच। इसमें देखो आवर, एच
हालांकि कॉन्सोनेंट है एच, एच क्या है कॉन्सोनेंट, लेकिन पढ़ते समय ये साउंड इसका ववल निकल रहा है, जैसे आ और आ, ठीक है। एम यहाँ कॉन्सोनेंट है लेकिन पढ़ते समय इसका साउंड एम निकल रहा है, एम, तो ए क्या है ववल है। एक्स मस्ट्री, एक्स यहाँ कॉन्सोनेंट है लेकिन पढ़ते समय इसका साउंड ए निकल रहा है। एच एम टी, एच यहाँ कॉन्सोनेंट है लेकिन पढ़ते समय ए निकल रहा है, ठीक है। तो ये साउंड ववल निकला, मतलब ये जो है ववल एन प्रयोग। और ज़्यादातर जो ए ई आई ओ यू है इनको आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि ए ई आई ओ यू आए उनके सामने एन लगा दो, लेकिन ये रूल नहीं है, ववल साउंड होना चाहिए। ये गलत भी हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि ए ई आई ओ यू से बनने वाले शब्द ज़्यादातर जो है वो ववल साउंड निकालते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि अधिकतर जो शब्द, कोई भी शब्द हो और ए उसका शुरू का लेटर ए ई आई ओ यू हो तो ववल साउंड निकलेगा, लेकिन सारों का नहीं, ठीक है। यानी अगर 50% इंग्लिश वर्ड है तो 50% ए ई आई ओ यू अगर लगा हुआ तो वो उनका साउंड कैसा निकल जाएगा, ववल निकलेगा, और 50% का कॉन्सोनेंट निकलेगा। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना। अंग्रेजी में 20 ववल साउंड होते हैं और 24 कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं, ठीक है। ये 20 ववल साउंड जो है इनका हिंदी में प्रोनाउंसिएशन ऐसा निकलेगा, अ आ ई ऊ ए आई ओ औ अंग, हाँ। और कॉन्सोनेंट साउंड का हिंदी में प्रोनाउंसिएशन ऐसे निकलेगा, क ख ग ग ग च च ज न ट ट ड न, ऐसे, ठीक है। अन्य उपयोग ए वो एन के। अब ए व एन के अन्य उपयोग देखते हैं। आपको ये तो पता ही है ए और एन का प्रयोग एक के लिए होता है। किसके लिए होता है? एक के लिए। एन का प्रयोग होता है ववल साउंड के लिए और ए का प्रयोग होता है कॉन्सोनेंट साउंड के लिए, ठीक है। लेकिन अब इनका प्रयोग अलग अलग जगह देखते हैं। अगर किसी ग्रुप को एक बताना है तो ए का प्रयोग होगा, जैसे ए टीम ऑफ क्रिकेट। तो ए टीम ऑफ क्रिकेट, टीम में बहुत सारे लोग हैं लेकिन आपको उसको एक बताना है तो ए टीम ऑफ क्रिकेट। एन आर्मी ऑफ मेंस, आदमियों की फौज, यानी बहुत सारी फौज है तो उसको एक बताना है तो एन आर्मी ऑफ मैन। ए लॉट ऑफ शुगर, ए लॉट ऑफ मिल्क, यानी बहुत सारी मात्रा है उसको एक बताना है तो ए का प्रयोग कर सकते हो। ए नंबर ऑफ फैंस, बहुत सारे फैंस, पंखे। ए नंबर ऑफ फ्रेंड्स, बहुत सारे दोस्त। यानी किसी समूह को एक बताना है तो आप ए का प्रयोग कर सकते हो, एन का प्रयोग भी कर सकते हो। एन का प्रयोग वोवल साउंड के लिए होगा, ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट साउंड के लिए होगा। एक किसी समूह को एक बताना कलेक्टिवली, ठीक है, कोई के अर्थ में। कई बार ए का प्रयोग कोई के अर्थ में भी हो सकता है, ए और एन का। जैसे देयर वाज ए किंग ऑफ मगध, इसका मतलब क्या है? वहाँ कोई मगध का राजा था, ठीक है। देयर वाज ए किंग ऑफ मगध, वहाँ कोई मगध का राजा था। जैसे देयर वाज एन एलिफेंट ऑफ मगध, वहाँ कोई मगध का हाथी था। अगर यहाँ हाथी होता तो एन एलिफेंट आता, ठीक है। तो इसको भी आप थोड़ा देख लेना कि कोई के अर्थ में जब देयर वाज ए, देयर वाज एन का प्रयोग होता है, देयर वाज ए, देयर वाज एन। जैसे देयर वाज ए लॉयन, पहले की बात है कोई शेर था, ठीक है। देयर वाज ए टाइगर, वहाँ कोई चीता था। तो देयर वाज ए और एन आए तो वो कोई के अर्थ में होता है। प्रति की दर में, आप किसी चीज़ को ईच में बताना चाहते हो दर के अर्थ में, तो आप जो है ए का प्रयोग कर सकते हो। जैसे ई अर्न्स 10,000 पर मंथ, राम वॉक्स 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो आप जो है ए और एन का प्रयोग कर सकते हो। जैसे इसमें कहा गया है कि एक महीने के 10,000 रुपये कमाता है। राम कितने कमाता है? एक महीने के 10,000 रुपये, ए मंथ 10,000। यहाँ है राम चलता है 5 किलोमीटर 1 घंटे में। एन दर बता रहा है कि 1 घंटे में कितना चल रहा है, रेट बता रहा है उसकी, कि महीने में 10,000 कमाने की रेट है, घंटे में चलने की रेट है 5 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ एन क्यों आया? क्योंकि वोवल साउंड है आवर, वोवल साउंड है इसलिए एन। यहाँ कॉन्सोनेंट साउंड है मंथ, इसलिए ए। अब कई बार आपने पूछा, ये पूछ सकते हो सर एक दर में द का प्रयोग हुआ था, तो द का प्रयोग जब दर में हो, रेट में हो, तब जो है रुपये पैसे और उस दर की रेट की संख्या नहीं आती, केवल जो है
अब वो दर किस दर से बिकता है वो आती हैं। अगर संख्या आ जाए साथ में 10, 15, 5, 6, 7 और 9 संख्या भी आ जाए दर के साथ में, प्रतीक के साथ में, तो ए का प्रयोग होगा, और संख्या नहीं आए तो द का प्रयोग होगा। जैसे पेट्रोल इज सोल्ड बाय द लीटर, इसका मतलब पेट्रोल लीटर के हिसाब से बिकता है। अब उसको ये नहीं कहा है कि लीटर के पैसे कितने लगेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो पूरा बताया, जैसे पेट्रोल इज सोल्ड 5 रुपी अ लीटर, तो इसका मतलब क्या, पेट्रोल 1 लीटर के 5 रुपये लगेंगे। संख्या भी साथ में आए तो ए, और संख्या साथ में नहीं आए तो द। अब कुछ डिफरेंस देखते हैं, ए और एन का यूज करते समय हमें कुछ डिफरेंस नजर आते हैं। जैसे ए ब्लैक एंड ए वाइट काऊ, अब इसको अंतर को देखना, मैं 4-5 अंतर बताऊंगा, यहाँ थोड़ा अंतर समझना। ए ब्लैक एंड वाइट काऊ, एक काली और सफ़ेद गाय, तो यहाँ गाय एक ही है, कारण देखो ए का प्रयोग केवल पहले के आगे हुआ, पहले एडजेक्टिव के आगे हुआ। यहाँ 2 एडजेक्टिव है, ब्लैक भी है और वाइट भी है, तो यहाँ ब्लैक और वाइट इन दोनों के में से एक एडजेक्टिव के आगे ही ए का प्रयोग हुआ है, यानी ये गाय जो है ए ब्लैक एंड वाइट काउ, इसका मतलब क्या है, ये गाय में दोनों कलर है, काला भी है और सफ़ेद भी है, यानी ये गाय एक ही है, ठीक है। अगर मैं दोनों के आगे ए लगा दूं, ए ब्लैक एंड ए वाइट काउ, इसका मतलब गाय 2 है, एक काली है और एक सफ़ेद है। यानी कहने का मतलब है नाउन के आगे एडजेक्टिव हो और एक के आगे ही ए का प्रयोग हो या एन का प्रयोग हो तो वो एक ही है, और नाउन के आगे एडजेक्टिव हो और दोनों के आगे अलग अलग ए और अलग अलग एन का प्रयोग हो तो वो 2 है। क्या है, यहाँ पे 2 गाय है, यहाँ पे 1 गाय है। कई बार लड़के इसको 2 गाय समझ लेते हैं कि ए ब्लैक एंड वाइट का हो, इसका मतलब ये अलग गाय है ये अलग गाय, नहीं, यहाँ पे देखो ए केवल इसके आगे ही प्रयोग हुआ है, वाइट के आगे ये नहीं आया, इसका मतलब एक ही गाय है। यहाँ दोनों में अलग अलग आया इसलिए 2 गाय। अब यहाँ देखो अलग एक और उदाहरण, यहाँ नाउन में है, क्लर्क भी नाउन, कैशियर भी नाउन। ए क्लर्क एंड कैशियर, एक ही व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति कैशियर भी है और क्लर्क भी है, क्योंकि क्लर्क के आगे ए लगा है, कैशियर के आगे ए थोड़ी लगा है। दोनों के आगे अलग अलग ए लगाता तो दोनों अलग अलग व्यक्ति होते हैं, यानी जो व्यक्ति की बात की जा रही है वो बाबू भी है और पैसे गिनने का काम भी करता है, कैशियर भी है, ठीक है। अब यहाँ देखो ए क्लर्क एंड ए कैशियर, यहाँ दोनों जगह ए लगा दिया है, यानी मतलब ये डबल व्यक्ति है, ठीक है। इससे 2 व्यक्ति हैं जिसमें एक क्लर्क है और दूसरा कैशियर है, ठीक है। तो आपको इंग्लिश में ये ध्यान रखना है कि ए सिंगल एडजेक्टिव के साथ में आए तो वो चीज़ एक ही है, और ए डबल एडजेक्टिव के साथ में आए तो वो चीज़ 2 है, ठीक है। ए सिंगल नाउन के साथ आए तो वो चीज़ एक ही है, और ए डबल नाउन के साथ आए वो चीज़ 2 है। द के लिए भी यही है, अगर द सेपरेट सेपरेट आए तो वो चीज़ 2 है, और द केवल जैसे द ब्लैक एंड वाइट काऊ, ठीक है, तो इसका मतलब वो गाय एक ही है। द ब्लैक एंड दी वाइट काऊ तो वो 2 है, ठीक है। अगर आर्टिकल डबल बार यूज होता है तो वो डबल चीज़ है, और अगर आर्टिकल एक ही बार यूज होता है तो वो एक ही चीज़ है, ठीक है। प्लूरल नाउन को सिंगुलर नाउन बनाने के लिए, कोई भी प्लूरल नाउन है उसको सिंगुलर बनाना है तो आप जो है ए का प्रयोग कर सकते हो। जैसे 5 डेज जर्नी, तो 5 दिनों की जर्नी यात्रा, तो ये तो 5 डेज प्लूरल है, आपने ए लगा दिया, ए 5 डेज जर्नी मतलब 5 दिनों की यात्रा, ये सिंगुलर हो गया। 6 मैन कमेटी, 6 आदमियों की कमेटी, ये प्लूरल है क्योंकि 6 आदमी है उसमें, आगे ये लगा दो ये सिंगुलर हो जाएगा, ये 6 मैन कमेटी, 6 आदमियों की कमेटी। इसका मतलब क्या है, ऐसे 6 आदमियों की आप 3-4 कमेटी बना सकते हो। जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग पहली बार हो तो सेंटेंस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहता है कोई भी काउंटेबल नाउन अगर पहली बार पैराग्राफ में आए तो आप उसके आगे ए लगाओगे या एन लगाओगे, और दूसरी बार आए तो आप उसके आगे द लगा सकते हो। ये जनरल रूल है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा आपको पैराग्राफ लिखते समय इसका नॉलेज होना चाहिए कि हम कई बार नाउन का इस्तेमाल कर देते हैं तो पहली बार में ही द लगा देते हैं, ठीक है, और दूसरी बार में ए और एन लगाते हैं, ये गलत है। कभी भी पैराग्राफ लिखते समय पहली बार जब नाउन या प्रोनाउन नाउन आती है तो उसके आगे या तो ए आएगा या एन आएगा,
ठीक है। और दूसरी बार वही नाउन आए तो उसके आगे द आएगा। समझ में आया? जैसे यस्टरडे आई सॉ ए मैन, कल मैंने एक आदमी को देखा, ये पहली बार नाउन आई है तो इसके आगे ए आ गया। अब ये कि ये नाउन दूसरी बार वापस आ गई इसी पैराग्राफ में तो उसके आगे द आएगा, द मैन वाज वेरी हंग्री। यदि वर्ब का प्रयोग नाउन के रूप में हो इसके पहले, ठीक है, अगर कोई वर्ब है आप नाउन के रूप में उसका प्रयोग करते हो तो उससे पहले ए का प्रयोग होगा। जैसे वॉक वर्ब है, राइड वर्ब है, ड्राइव वर्ब है, ये तीनों वर्ब है। अगर आप इसका प्रयोग नाउन के रूप में करते हो तो ए का प्रयोग हो सकता है। जैसे ही गोज फॉर ए वॉक, वो एक वॉक के लिए जा रहा है, मतलब वो पैदल चलने के लिए जा रहा है। ही वेंट फॉर ए राइड, मतलब वो सवारी के लिए जा रहा है। ही वेंट फॉर ए ड्राइव, मतलब वो गाड़ी चलाने के लिए जा रहा है। यानी वर्ब का प्रयोग अगर नाउन के रूप में हो, ठीक है, तो आप उसके आगे ए लगा सकते हैं। यहाँ ये तीनों नाउन है। क्या है? नाउन है। राइड भी नाउन है, वॉक भी नाउन है, ड्राइव भी नाउन है, क्योंकि वर्ब का प्रयोग नाउन के रूप में। यहाँ ये जो देखो ये वर्ब है, गोज वर्ब है, वेंट वर्ब है, क्योंकि टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, लेकिन यहाँ पे ये नाउन है। ठीक है, कि वो पैदल चलने के लिए जा रहा है, वो सवारी के लिए जा रहा है, वो गाड़ी चलाने के लिए जा रहा है। ठीक है, ये नाउन के रूप में। जब अब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले एडजेक्टिव हो और विशेष तथ्य बताए गए हो तब। इंग्लिश में एक चीज आप ये ध्यान रखना कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले द का प्रयोग कभी नहीं होता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन में कौन कौन से आते हैं? जिनके पीछे ज़्यादातर टी वाई हो वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है, आर वाई हो अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है, एन ई एस एस हो वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। ध्यान रखना, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में वे वर्ड आते हैं जो भाव हो, जिनको मूर्त रूप नहीं दिया जा सकता है। 9th क्लास में आपने ये नाउन पढ़ी होगी, मैंने 11th क्लास में भी वैसे नाउन को पढ़ाया था। ठीक है, सॉरी फॉर दैट, 11th में तभी आप हो। 9th क्लास में नाउन पार्ट ऑफ स्पीच में आपने नाउन पढ़ी होगी, जिसमें नाउन के 5 भाग बताए गए थे। पहला था कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा अब्स्ट्रैक्ट नाउन, पांचवा मटेरियल नाउन। तो जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है जिनका लास्ट लेटर ज़्यादातर टी वाई, आर वाई, एन ई एस एस ये कुछ होता है। ठीक है, एच ओ डबल डी, हुड, डी ओ एम, ठीक है, ये कुछ लास्ट लेटर होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। अब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले द का प्रयोग सामान्यतः नहीं होता है, परंतु अगर अब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए तो आप द लगा सकते हो उसे विशेषित करने के लिए। जैसे आई हैव ए गुड एजुकेशन, एजुकेशन यहाँ अब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है। ठीक है, तो जहाँ कहीं भी टी आई ओ एन हो, ठीक है, वो भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। सन, एजुकेशन, ठीक है, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इसके आगे गुड एडजेक्टिव लग गया, इसलिए आपने ए लगाया। अगर आई हैव ए एजुकेशन तो गलत हो जाए, मेरे पास एक शिक्षा है, ये गलत है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे ए कभी नहीं आता है, एन कभी नहीं आता है, उसको एडजेक्टिव लगा के आप ए लगा सकते हो। ए गुड एजुकेशन, ए गुड नॉलेज। बाकी अब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले सामान्यतः ए एन का प्रयोग नहीं होता है। अगर उसे विशेषित करे अब्स्ट्रैक्ट नाउन को, ऐसे विशेषित कर दिया कि हमने अच्छी एजुकेशन प्राप्त की, हमें राम हैज़ ए बैड नॉलेज, यहाँ अगर नॉलेज को बुरा बताना है तो आप ए लगा सकते हो, ए बैड नॉलेज। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर। डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं। दिस, दैट, दीज, दोज, ये डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स है। जैसे दिस कार इज माइन, कार को डिटरमाइन कर दिया। दीज बसेज गो टू जयपुर, आई सा दैट शर्ट, दोज बसेज गो टू जयपुर। तो अंग्रेजी में कहीं पे भी आप नाउन से पहले दिस, दैट, दीज, दोज को देखते हो, नाउन से पहले किसको देखते हो? दिस, दैट, दीज, दोज, तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर है। जैसे कार से पहले दिस आ गया, डेमोन्स्ट्रेटिव। बस से पहले दीज आ गया, डेमोन्स्ट्रेटिव। शर्ट से पहले दैट आ गया, डेमोन्स्ट्रेटिव। ठीक है, पजेसिव डिटरमाइनर, माई, योर, हिज, हर, इट्स, आवर, देयर, ये पजेसिव डिटरमाइनर है सारे। ठीक है, तो ये नाउन से पहले अगर आपको ये डिटरमाइनर्स दिख जाए तो आप मान के चलना वो पजेसिव डिटरमाइनर्स है। जैसे कार से पहले माई, मेरी कार, इसमें देखो योर कार यानी तुम्हारी कार। ठीक है, इसमें होम से पहले आवर यानी हमारा घर। माई कार इज़ ब्लैक, दिस इज़ योर कार, तो कार को डिटरमाइनर किया।
यहाँ माई ने कार को डिटरमाइन किया, यहाँ और ने होम को डिटरमाइन किया, ठीक है। तो ये पजेसिव डिटरमाइनर्स है, माई, योर, हीज, हर, इट्स, आवर, देयर। पजेसिव क्यों है? क्योंकि ये नाउन से संबंध बताते हैं, इसलिए इनको संबंध कारक डिटरमाइनर कहते हैं। और डेमोन्स्ट्रेटिव क्यों है? क्योंकि ये संकेत करते हैं, इसलिए इसको डेमोन्स्ट्रेटिव कहते हैं, ठीक है। अब है क्वांटिफायर। क्वांटिफायर डिटरमाइनर्स में हम पढ़ेंगे फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू को, ठीक है। तो देखते हैं फ्यू क्या है। फ्यू का मतलब है कुछ परंतु न के बराबर। अगर आपके पास में कोई गिनती वाली चीज़ हो जिसको आप गिन सको, काउंटेबल नाउन हो, और आपको उस काउंटेबल नाउन के लिए आप फ्यू का प्रयोग कर सकते हो कुछ के अर्थ में, जिसको आप गिन सको। जैसे मैं कहता हूँ आई हैव फ्यू पेन, तो मेरे पास कुछ पेन हैं, ठीक है। आई हैव फ्यू पेपर, मेरे पास कुछ पेपर है। आई हैव फ्यू रुपीज़, मेरे पास कुछ रुपए है। तो जिन चीज़ों को आप गिन सको, काउंटेबल नाउन, उनके आगे फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू आएगा। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि फ्यू क्या है, ए फ्यू क्या है, द फ्यू क्या है। तो इनको समझ लेते हैं। देखो, फ्यू, फ्यू का मतलब है कुछ परंतु न के बराबर, कुछ लेकिन न के बराबर, ठीक है। अगर आपके पास कोई चीज है और वो न के बराबर है, ठीक है, तो ऐसे में आप जो है फ्यू का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मेरे पास किताबें हैं, लेकिन उन किताबों से मैं न के बराबर ज्ञान प्राप्त कर रहा हूँ, मुझे कोई ज्ञान, नॉलेज नहीं मिल रहा है, तो वो किताबें न के बराबर है। इफ़ यू आई हैव फ्यू बुक्स, ठीक है। ए फ्यू का मतलब है कुछ परंतु इस्तेमाल लायक। मतलब ए फ्यू का मतलब हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं। जैसे आई हैव रीड ए फ्यू बुक्स सो आई कैन गिव दिस एग्जाम। मैंने कुछ किताबें पढ़ी, ए फ्यू, इसलिए मैं एग्ज़ाम दे सकता हूँ। तो फ्यू और ए फ्यू में यही फ़र्क है कि फ्यू मतलब न के बराबर, जिसका इस्तेमाल किया ही नहीं जा सकता, ठीक है। और ए फ्यू मतलब कुछ है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आई हैव रीड ए फ्यू बुक्स, तो मैंने कुछ किताबें पढ़ी, इसलिए मैं एग्ज़ाम दे सकता, मैं इस्तेमाल लायक है। लेकिन आपने अगर कहा होता आई हैव फ्यू बुक्स सो आई कैन गिव एग्जाम, तो गलत हो जाता, कारण क्योंकि वो किताबें तो न के बराबर है, ठीक है। अब द फ्यू, कुछ परंतु सब, ये इन दोनों से थोड़ा अलग है। इसका मतलब है आपके पास कोई चीज़ थोड़ी मात्रा में है, कुछ संख्या में है, लेकिन आपने उसका पूरा का पूरा इस्तेमाल कर दिया। मान लो आपके पास घर में 10 किताबें हैं और 10 की 10 आपने पढ़ ली, तो उसके आगे द फ्यू लगाना पड़ेगा। समझ में आया? जैसे आई रीड फ्यू बुक्स दैट आई हैड, मेरे पास जो कुछ भी किताबें थी मैंने उनको पढ़ लिया। तो इन तीनों में फ़र्क देखो। फ्यू का मतलब इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ए फ्यू कुछ है लेकिन आप इस्तेमाल कर सकते हो। द फ्यू का मतलब आपके पास कुछ चीज़ें इतनी, मतलब कुछ चीज़ें हैं जिनका आपने पूरा ही इस्तेमाल कर दिया, सारी का पूरा इस्तेमाल कर दिया, तो उसके लिए द फ्यू आएगा। जैसे आई हैव फ्यू पेन्स, मेरे पास कुछ पेन्स थे, दैट आई हैव गिवन टू माई फ्रेंड मुकेश, जिसको मैंने अपने दोस्त मुकेश को दे दिए। मतलब मेरे पास कुछ पेन थे और पूरे के पूरे पेन मैंने मुकेश को दे दिए। पूरी चीज़ का आपने इस्तेमाल कर दिया, तो उसके लिए द फ्यू का इस्तेमाल होगा, ठीक है। और खाली इस्तेमाल लायक हो तो ए फ्यू, और बिल्कुल इस्तेमाल नहीं है तो फ्यू। इसी तरीके से जैसे आई हैव गिव द फ्यू रुपीज़ आई हैव, मैंने, मेरे पास जो जितने भी पैसे थे मैंने उसको दे दिए, ठीक है। जो है वो पूरा यूज़ करना। लिटिल है लिटिल, द लिटिल देख लो, लिटिल थोड़ा परंतु न के बराबर, इनका प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन से आगे होता है। अब जिस प्रकार हमने फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू देखा था, उसी प्रकार लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल है। इसको मैं यहाँ चित्र से समझा देता हूँ। देखो, अब आप कहोगे सर वो इस कैसे, उसमें फ्यू का मतलब था कुछ, यहाँ लिटिल का मतलब है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। आप इसको भी कुछ बोल सकते हो। तो सर इसमें अंतर क्या है लिटिल और फ्यू में? तो लिटिल और फ्यू में ये अंतर है कि फ्यू काउंटेबल नाउन से के आगे आती है और लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के आगे। जैसे रेत, रेत के आगे आप फ्यू नहीं लगा सकते, शुगर के आगे फ्यू नहीं लगा सकते, नमक के आगे फ्यू नहीं लगा सकते, पानी के आगे
फ्यू नहीं लगा सकते, पेट्रोल के आगे फ्यू नहीं लगा सकते। तो जिन चीज़ों को हम नहीं गिन सकते उनके आगे लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल लगेगा। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा उदाहरण से समझाता हूँ। मान लो आपके पास ये एक कप एक गिलास में दूध है, लेकिन वो केवल किनारों पे चिपका हुआ है, तो क्या आप उससे चाय बना सकते हो? नहीं। तो वो कुछ दूध किनारों पे चिपका हुआ है, उसके आगे लिटिल आएगा। ठीक है, और अगर आपके पास दूध इस तरीके से है कि कुछ दूध है जिससे आप 1-2 कप चाय बना सकते हो, इस्तेमाल लायक है, तो उसके आगे ए लिटिल आएगा। और आपके पास कुछ दूध इस तरीके से है कि आपने एक एक बूंद को पानी में घोल के उससे बाहर निकाल दिया, पूरा का पूरा आपने यूज़ कर लिया, तो उसके आगे द लिटिल आएगा। क्या आएगा? द लिटिल। सैम, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू की तरह है। लिटिल का मतलब कुछ परंतु न के बराबर। इसका मतलब कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका मतलब है कुछ लेकिन पूरा का पूरा इस्तेमाल करना। जिस प्रकार से हमने फ्यू समझा था उसी प्रकार से लिटिल है। फ्यू में हमने समझा था न के बराबर, इस्तेमाल लायक, और थर्ड में देखा था द फ्यू में कि कुछ परंतु पूरा का पूरा इस्तेमाल करना, और इसमें भी यही है। लिटिल मतलब कुछ, थोड़ा, न के बराबर, थोड़ा परंतु इस्तेमाल लायक, और थोड़ा परंतु पूरा इस्तेमाल कर दिया। ठीक है, तो इसको समझते हैं। जैसे ही हैज़ ए लिटिल मनी दैट ही कैन नॉट बाय ए कार। उसके पास एक पैसा है थोड़ा सा जिससे वो कार नहीं खरीद सकता, तो बिल्कुल न के बराबर पैसा है। लिटिल का मतलब क्या है? न के बराबर, थोड़ा परंतु न के बराबर। ठीक है, राम हैज़ ए लिटिल मिल्क दैट ही कैन नॉट मेक टी। बिल्कुल सही है, राम के पास थोड़ा दूध है तो चाय थोड़ी बना सकता है वो। अब लेकिन ए लिटिल में देखो, इस्तेमाल लायक, फ्यू की तरह। फ्यू में जिस प्रकार से इस्तेमाल लायक था ए फ्यू, तो उसी प्रकार ए लिटिल इस्तेमाल लायक। ये न के बराबर नहीं है। जैसे राम हैज़ ए लिटिल मिल्क, राम के पास कुछ दूध है, दैट ही कैन नॉट मेक 2 कप टी, कि वो कम से कम 2 कप चाय तो बना ही सकता है। द लिटिल, थोड़ा परंतु सब। इसका मतलब है राम स्पेंड द लिटिल मनी, राम ने पैसा खर्च कर दिया, दैट ही हैड, उसके पास जो कुछ भी थोड़ा पैसा था उसने उसको खर्च कर दिया। ठीक है, राम स्पेंड द लिटिल मनी दैट ही हैड, जो कुछ भी थोड़ा उसके पास था पूरा का पूरा यूज़ कर लिया। तो इसको वापस से देख लो, कुछ परंतु न के बराबर, कुछ परंतु इस्तेमाल लायक, और कुछ जो भी था उसका पूरा पूरा इस्तेमाल हो गया, तो उसको बोलते हैं द लिटिल। ठीक है, अब आप कहोगे सर मनी अनकाउंटेबल है। बिल्कुल, मनी अनकाउंटेबल है। धन अनकाउंटेबल होता है बेटा। रुपए को काउंट किया जा सकता है, धन को काउंट थोड़ी किया जा सकता है। अब आप कहोगे सर धन को कैसे काउंट नहीं किया जा सकता? बिल्कुल, जैसे धन तो आपकी गाय भी धन है, आपका दरवाज़ा भी धन है, तो आप अपने दरवाजे को, आप अपनी गाय को काउंट करोगे? आपकी ज़मीन भी धन है, तो आप ज़मीन को काउंट कर सकते हो? नहीं। तो धन को काउंट नहीं किया जा सकता, लेकिन रुपये को काउंट किया जा सकता है, इसलिए मनी को अनकाउंटेबल में रखा गया है। ठीक है, ओके।